जैसे जैसे वो हानलेन को देख रहा था, तांग वुलेन के चेहरे का भाव शांत होता गया। हानलेन की पिछली 2 लड़ाइयों को देखकर वो पहले ही उसके लिए एक योजना बना चुका था। हानलेन के पैरों के नीचे एक सफेद रिंग चमकी और एक आत्मा प्राणी प्रकट हुआ जो मिट्टी के ढेले जैसा दिखाई देता था। उसने जरा भी देर नहीं की और दोनों हथेलियां तांग वुलेन की ओर उठा दीं। इसके जवाब में तांग वुलेन के पैरों के नीचे एक पीली धरती की रिंग उभरी। उसी क्षण पीली रिंग से पत्थर के खंभे ऊपर उठने लगे और तांग वुलेन को एक पत्थर की जेल के भीतर बंद कर दिया। अगर इस स्थिति में ज़िएज़िए होता तो जैसे ही हानलेन ने हाथ उठाए थे वो शायद तेजी से पत्थर की जेल की सीमा से बाहर निकल जाता। लेकिन तांग वुलेन के पास इतनी गति नहीं थी, इसलिए उसने हिलने की जहमत ही नहीं उठाई। ऊपर पहुंचकर पत्थर के खंभे भीतर की ओर मुड़े और पूरी तरह रास्ता बंद कर दिया। हानलेन अपने पिछले दोनों मुकाबले इसी तरह धरती को नियंत्रित कर प्रतिद्वंद्वी को कैद करके जीती थी। भले ही उसकी पहली आत्मा कौशल केवल 10 साल की थी, फिर भी वो असामान्य रूप से शक्तिशाली थी क्योंकि वो सीधे प्रतिद्वंद्वी को बांध सकती थी। लेकिन वो 10 ऊर्जा कौशल थी, इसलिए उसकी सीमाएं भी कम नहीं थी। जैसे कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा उपयोग करने से पहले 20 सेकंड का कूलडाउन चाहिए होता था। अगर ये असली युद्ध होता तो शायद उसे इस कौशल को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक अवसर मिलता। वू ज़ेंगकोंग तांग वुलेन के फंसने के समय की गिनती शुरू करने लगे। यदि वो 10 सेकंड तक फंसा रहता है तो इसे उसकी हार माना जाएगा। पहली लड़ाई में हानलेन ने इसी तरह जीत हासिल की थी। दूसरी लड़ाई में तो और भी जल्दी जीत गई थी। उसका प्रतिद्वंद्वी जैसे ही लड़ाई शुरू होते ही बाहर भागने की कोशिश करता, पत्थर की जेल इतनी तेजी से बनती थी कि वो उसके ऊपर पहुंच गया। जैसे ही वो जेल की सीमा तक पहुंचा, ऊपर से आता खंभे ने उसे उछाल दिया। अगर वो ज़ेंगकोंग ने उसे पकड़ नहीं लिया होता तो वो शायद गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता। तांग वुलेन इतना जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने स्थिर खड़े रहकर खुद को कैद होने दिया। 10। वू ज़ेंगकोंग ने बिना भाव बदले गिनती शुरू की। पहली लड़ाई के बाद उन्होंने कहा था कि किसी कंट्रोल सिस्टम बैटल सोल मास्टर द्वारा 10 सेकंड तक बंधे रहना मृत्यु के समान है, इसलिए उन्होंने 10 सेकंड की सीमा तय की थी। यदि तांग वुलेन 10 सेकंड के भीतर निकल आता है तो हार हानलेन की मानी जाएगी, अन्यथा तांग वुलेन की। बस इतना ही सरल और कठोर नियम था। तांग वुलेन तनिक भी चिंतित नहीं था। उसने धीमे धीमे अपने हाथ उठाए। 2 ग्रे रंग की रोशनियां चमकी और उसके हाथों में एक जोड़ी फोर्जिंग हैमर प्रकट हुए। 9 धड़ाम। वो अपने हाथों में पकड़े 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर को घुमाते हुए सामने के 2 पत्थर के खंभों पर जोर से मारता है। पत्थर के खंभे चूर चूर होकर बिखर गए। 8 अभी वू ज़ेंगकोंग के मुंह से निकला भी नहीं था कि तांग वुलेन मलबे से अपने हथौड़े निकाल चुका था। ये पूरी कक्षा हक्का बक्का रह गई और अनायास ही सबने लंबी सांस ली। यहाँ तक कि ज़िएज़िए जिसने तांग वुलेन से लड़ाई की थी, उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो पत्थर की जेल को तोड़ने का इतना बेतकल्लुफ़पन तरीका अपनाएगा। वो ज़ेंगकोंग की आंखों में चमक आई और उन्होंने असाधारण भाव से सिर हिलाया। तांग वुलेन विजेता है। उनकी नज़र इतनी तेज थी कि वो स्पष्ट देख सके ये हथौड़े आत्मा शक्ति से मजबूत नहीं किए गए थे, मतलब ये सोल टूल भी नहीं थे, और यदि होते तो तांग वुलेन की वर्तमान आत्मा शक्ति से अधिक असर नहीं होता। ये लड़का तो शक्ति का खजाना है, उन्होंने सोचा। ज़िएज़िए की आंखें अविश्वास में फैल गईं। क्या ये बदमाश मुझसे लड़ते समय ताकत छिपाकर रख रहा था? असल में तांग वुलेन ने ताकत नहीं छुपाई थी, उसने बस कभी सोचा ही नहीं था कि वो लड़ाई में अपने फोर्जिंग हैमर इस्तेमाल कर सकता है। आज उसने केवल इसलिए हथौड़े निकाले ताकि उसे अधिक विध्वंसक ताकत चाहिए थी। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक ही चोट इतना असर कर देगी। वू ज़ेंगकोंग ने ज़िएज़िए की ओर देखा। ज़िएज़िए, अब तुम्हारी बारी। ज़िएज़िए मंच पर कूद गया। वह भी थोड़ा उदास था क्योंकि उसे याद आया कि सुबह तांग वुलेन ने कितना खाना खा लिया था। अगर पता होता कि आज उसे उसके साथ लड़ना पड़ेगा तो वो उसे खाना खिलाने की जरूरत नहीं समझता। हथौड़े पकड़े हुए तांग वुलेन ने अपनी मुद्रा बदली और ज़िएज़िए की ओर देखा। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो जीत सकेगा। पिछली बार वो केवल एक संयोग से जीत गया था, लेकिन अब हथौड़े हाथ में होने पर उसे एक अलग ही अनुभव हो रहा था, जैसे ये टंगस्टन हैमर उसके शरीर का हिस्सा बन चुके हों। उनका वजन उसके आत्मविश्वास से बढ़ा रहा था। इसी समय जब ज़िएज़िए ये सोच रहा था कि तांग वुलेन से कैसे निपटा जाए, किनारे से एक ठंडी आवाज़ आई। चौथा राउंड, दूसरी लड़ाई, ज़िएज़िए बनाम वू ज़ेंगकोंग। क्या? ज़िएज़िए लगभग चिल्ला पड़ा और अविश्वास में वू ज़ेंगकोंग की ओर देखा। वू ज़ेंगकोंग ने ठंडी नज़र से उसे देखा। तुम सच में सोचते हो कि मेरी कक्षा में कोई अन्याय होगा? तुम्हें मेरी एक ही चोट झेलनी होगी, उसके बाद तुम तांग वुलेन का सामना करोगे। ज़िएज़िए स्तब्ध रह गया। टीचर वू, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप टीचर हैं।
वू ज़ेंगकोंग पहले ही तांग वुलिन के पास पहुंच गए थे। उन्होंने हाथ हिलाया और तांग वुलिन हल्के से उड़ते हुए किनारे पहुंच गया। हथौड़े अभी भी हाथों में थे। वू ज़ेंगकोंग ने दाहिने हाथ से अपनी कमर पर हाथ मारा और बेल्ट खोलकर प्रॉपर देखा कि उसका कॉम्बो पूरी तरह टाइट बंधा हुआ है। उन्होंने अपनी कलाई झटकी और बेल्ट सीधी होकर पूरी तरह तनी हुई तलवार बन गई। शांत स्वर में बोला, मैं अपनी मार्शल सोल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरी एक चोट सहनी है। ये कहते हुए उन्होंने बायां पैर आगे बढ़ाया और बेल्ट तलवार सीधी जिएजिए की ओर धकेल दी। जिएजिए की लड़ाई का अनुभव अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा था। उसने तुरंत अपनी मार्शल सोल जारी की और बिजली की गति से पीछे हट गया। मजाक थोड़े ही है, सिर्फ इसलिए कि वू ज़ेंगकोंग अपनी मार्शल सोल नहीं चला रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे। उनकी आत्मा शक्ति के साथ ये बेल्ट भी एक तेज धार वाली तलवार के बराबर थी। भागना ही सबसे सही विकल्प था। जिएजी अपनी गति को लेकर बेहद आत्मविश्वासी था। वो पीछे हटते हुए अपनी लाइट ड्रैगन डैगर आगे करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जो हुआ वो डरावना था। चाहे जिएजी जितनी भी तेजी से पीछे हटता रहा, वो ज़ेंगकोंग की बेल्ट तलवार हमेशा उसके सामने ही थी, जैसे उसे चिपकी हुई। यह हमला देखने में सामान्य था, पर वो किसी भी तरह इससे नहीं बच पा रहा था। धड़ाम! अय्यो! बेल्ट ठीक उसी क्षण मुलायम हो गई जब वो जिएजी के कंधे को भेदने वाली थी। उसने सिर्फ कंधे पर एक जोरदार चोट मारी और जिएजी उछलकर दूर जा गिरा। वो 2 बार लुढ़का और फिर किसी तरह उठ पाया और उसने कंधे को पकड़ा और दर्द से तिलमिलाने लगा। जिएजी के माथे पर पसीना छलक आया। सबसे डरावनी बात यह थी कि वार लगने से ठीक पहले उसे सच में लगा कि उसकी जान जाने वाली है। ऐसी दमनकारी ताकत से किसी का भी मन सुन्न हो सकता है। हवा में उछलने के बाद ही उसकी चेतना थोड़ी ढीली हुई, नहीं तो वो बिल्कुल जड़ हो जाता। बहुत डरावना। आखिर टीचर वू की शक्ति कितनी गहरी है। तुम्हारे पास 1 मिनट है आराम करने का, फिर फाइनल शुरू होगा। वू ज़ेंगकोंग ने कलाई झटकी और बेल्ट वापस अपनी कमर पर लपेट ली, फिर एक और चले गए। वू झांगकांग की वो एकमात्र वार देखकर छात्र भय से खामोश रहे। अब उनकी कतार पहले से भी अधिक अनुशासित थी। अपने इस शिक्षक के सामने उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई भारी दबाव हो। तांग वुलिन ने कुछ बार पलकें झपकाईं। अभी थोड़ी देर पहले तक वो ध्यान से मुकाबला देख रहा था। जब वू झांगकांग की तलवार आगे बढ़ी थी, शेशिए बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांग वुलिन की नज़र में उसका ये संघर्ष किसी मकड़ी के जाल में फंसे शिकार जैसा लग रहा था। चाहे जितना भी छटपटाए, उस बड़े जाल से बाहर निकलना असंभव था। साधारण सी तलवार, न मार्शल सोल न कोई सोल स्किल, फिर भी वू झांगकांग ने बड़ी आसानी से शेशिए को दबा दिया। ये कैसी साधना थी? शिक्षक सचमुच बहुत प्रबल है। तांग वुलिन के मन में उस ठंडे और घमंडी पर आकर्षक शिक्षक के लिए श्रद्धा जाग उठी। भीतर ही भीतर वो वू झांगकांग की प्रशंसा कर रहा था और साथ ही चुपके से सोल कैमरा वापस अपने हेवी सिल्वर रिंग्स में रख दिया। सीनियर सिस्टर लियू यूशिन ने उससे ये काम करने को कहा था। पहली बार होने के बावजूद वो पूरी तरह तैयार था। शेशिए ने पसीना पोंछा और गंभीर भाव से खड़ा रहा। वो अभी-अभी वू झांगकांग से महसूस किए गए दमनकारी दबाव के बारे में सोच रहा था। वू झांगकांग ने तलवार से हमला बिना सोचे समझे नहीं किया था। उस दमन में शेशिए को लगा था जैसे वो किसी बंद घेरे में फंसा हो। वो खुद को तांग वुलिन के बराबर समझता था, लेकिन वू झांगकांग की तलवार के सामने उसे लगता था कि वो जो भी निर्णय ले, उसका अंत केवल मौत ही होगा। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था। ऐसी स्थिति में भले ही वो बाहर भागना चाहता, पर कैसे? 1 मिनट हो गया, तैयार हो जाओ। शेशिए ने सिर उठाकर तांग वुलिन की ओर देखा, जिसके हाथों में हथौड़े थे। तांग वुलिन भी उसी दृढ़ता से उसे देख रहा था। सोचकर देखें तो ये उनकी तीसरी भिड़ंत थी। पहली 2 लड़ाइयों में शेशिए हार चुका था और अब उसे तांग वुलिन से हल्का भय भी था। वो स्वर्णिम चमक अभी तक नहीं भूला था। इस बार वो उससे सावधान रहने वाला था। शुरू करो। वू झांगकांग ने मुकाबले की घोषणा की और इस तरह कक्षा 5 के अंतिम मुकाबले का पर्दा उठ गया। शेशिए ने अपना मार्शल सोल प्रकट किया और लाइट ड्रैगन डैगर चमक उठा, लेकिन वो जल्दबाजी में हमला करने नहीं दौड़ा। वो तांग वुलिन के चारों ओर घूमने लगा। मुकाबले के शुरू होते ही तांग वुलिन ने भी अपना ब्लू सिल्वर ग्रास जारी किया और उसे उसी तरह जाल के रूप में बुनना शुरू किया, जैसा उसने ली चुचुई के खिलाफ किया था। घास की पत्तियां एक बड़े जाल में बदल गईं, मानो किसी को फंसाने की प्रतीक्षा कर रही हों। शेशिए का दिल धड़क उठा। क्या वू झांगकांग का तलवार दबाव भी एक अदृश्य जाल नहीं था? क्या शिक्षक मुझे दिखाना चाहते थे कि तांग वुलिन के जाल को कैसे तोड़ा जाए? लेकिन शिक्षक, आपको नहीं पता कि इस लड़के का ब्लू सिल्वर ग्रास कितना मजबूत है। इसे तोड़ना लगभग असंभव है।
पहली लड़ाई में उसने तांग वुलिन के ब्लू सिल्वर ग्रास की मजबूती को कम आंका था। इसी गलती से तांग वुलिन ने उसे उछालकर फेंक दिया था। ये लड़का अब मुट्ठियां भी नहीं, हथौड़े इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसने मेरे चेहरे पर मारा तो? चमकते काले हथौड़े देखकर शेषिये को तुरंत ही अनिष्ट का आभास हुआ। तांग वुलिन न घबराया न हड़बड़ाया, वो बस शांत होकर शेषिये के हमले का इंतजार कर रहा था और धीरे धीरे जाल को उसकी दिशा में बढ़ाता रहा। सच तो ये था कि वो जानता था कि शेषिये और लीचू छुई बिल्कुल अलग थे। शेषिये के सोल पावर स्तर के सामने उसकी अपनी सहन शक्ति पहले खत्म होगी। फिर भी तांग वुलिन बिल्कुल चिंतित नहीं था। वो बस इंतजार कर रहा था कि शेषिये हमला करे ताकि उसके सुनहरे शल्क फिर से प्रकट हो सके। शेषिये ने 3 बार चक्कर लगाए और बिजली की तरह झपटा। तांग वुलिन ने तुरंत ब्लू सिल्वर ग्रास फैला दिया और शेषिये का हमला का रास्ता ही बंद कर दिया। लाइट ड्रैगन डैगर लहराया और उसकी नोक तांग वुलिन की ओर बढ़ी। पू! ब्लेड घास पर उतरा और एक चमक के साथ ऊर्जा की लहर फैल गई। ब्लू सिल्वर ग्रास ने हमले को आसानी से रोक लिया, लेकिन उसी के साथ तांग वुलिन का सोल पावर थोड़ा और घट गया। वू झांगकांग की भौएं हल्के से उठ गईं। शेषिये का उद्देश्य यही था कि शिक्षक को दिखा सके कि तांग वुलिन का ब्लू सिल्वर ग्रास साधारण नहीं है। हमला बेअसर होते ही शेषिये पीछे हट गया और दोबारा दूरी बनाकर घूमने लगा। तांग वुलिन ने ब्लू सिल्वर ग्रास को उसका पीछा करने के लिए नहीं भेजा। शेषिये की गति इतनी तेज थी कि वो पीछे रह ही जाता। ऊपर से उसकी चकमा देने की क्षमता अद्भुत थी। अगर तांग वुलिन ने एक भी चूक दिखाई तो शेषिये तुरंत सामने आ जाता। इस बार शेषिये बेहद पैढ़ेवान था। वो लगातार चक्कर लगाता रहा और मौका तलाशता रहा। रैंक 18 के सोल पावर के साथ उसे भरपूर समय था। वो कभी कभी तांग वुलिन पर हमला करता और फिर तुरंत पीछे हट लाता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। उसे एहसास हो गया था कि तांग वुलिन का सोल पावर केवल रैंक 11 है। ब्लू सिल्वर ग्रास कितना भी अद्भुत क्यों न हो, सोल पावर का इतना बड़ा अंतर अंत में उसी के पक्ष में जाएगा। वो बस तांग वुलिन की शक्ति खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच का ये मुकाबला अब तक के सभी मुकाबलों से लंबा चल रहा था, लेकिन वू झांगकांग बिल्कुल शांत था। हाथ बांधे खड़ा वो चुपचाप लड़ाई देख रहा था। आखिरकार तांग वुलिन का सोल पावर खत्म होने के करीब था और उसे ब्लू सिल्वर ग्रास वापस लेना पड़ा। जैसे ही उसने घास वापस खींचना शुरू किया, उसी क्षण शेषिये चमकता हुआ उसके पास पहुंचा, हाथ में लाइट ड्रैगन डैगर। उसकी गति के सामने तांग वुलिन का बचना लगभग असंभव था। लेकिन डिंग! एक तेज धात्विक ध्वनि गूंजी और चिंगारियां उड़ी। दोनों के हथियार आपस में भिड़े हुए थे। शेषिया का वार तांग वुलिन के शरीर को छू भी नहीं पाया था। तांग वुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। वो जैसे किसी खास अवस्था में प्रवेश कर गया था। उसके दाएं हाथ का टंगस्टन हथौड़ा पीठ की ओर था और उसी ने शेषिये के हमले को रोक लिया था। अविश्वास में शेषिये दूसरे तरफ घूमकर फिर वार करता है। डैंग! वही परिणाम। इस बार तांग वुलिन का दूसरा हथौड़ा हमले के सामने था। ये कैसे हो सकता है? ये इतना तेज कैसे हो गया? शेषिये स्तब्ध था। क्या ये लड़का अब तक अपनी शक्ति छुपा रहा था? क्या मैं 2 बार ऐसे हार गया जब ये मुझे मूर्ख बना रहा था? हाँ, कितना तेज! शेषिये का सामना करते हुए तांग वुलिन यही सोच रहा था कि वो उसकी गति का कैसे जवाब दे। प्रतिद्वंदी एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर था, जबकि वो कंट्रोल और पावर सिस्टम दोनों का मिश्रण था। गति में वो हर हाल में पीछे रहता। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो निश्चित रूप से हार जाता। वो सुनहरे शल्कों के अचानक प्रकट होने पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसी उलझन में सोचते सोचते उसके मन में एक चमक आई। उसका शरीर तो शेषिये जितना तेज नहीं हो सकता था, लेकिन एक चीज थी जिसमें वो बेहद तेज था, फोर्जिंग। पिछले 3 साल की फोर्जिंग में हथौड़े उसके शरीर का हिस्सा बन चुके थे। विशेषकर जब उसकी शक्ति फूटती, वो एहसास और भी प्रबल होता। अगर वो भारी हेवी सिल्वर हथौड़े इस्तेमाल करता तो गति नहीं मिलती, लेकिन हल्के टंगस्टन हथौड़े, उनसे वो बिजली सी तेजी पैदा कर सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैकस्मिथ संघ की परीक्षा में, जहां उसने अपने हथौड़ों से धातु को चकित कर दिया था। अब वो यही चाल शेषिये पर आजमाने वाला था। वो शेषिये को एक लोहे के टुकड़े की तरह गढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी टैंग वुलिन कर रहा था। टैंग वुलिन की नज़र में अब शेषिये कोई इंसान नहीं रहा था, बल्कि एक धातु का टुकड़ा बन गया था जिसे वो इस समय गढ़ रहा था। उसका मन धीरे धीरे उसी फौजिंग अवस्था में प्रवेश कर गया जहां इंसान अपने विचारों को खाली कर देता है और मन को पूरी तरह शांत कर लेता है। शेषिये की पहले जैसी चकराने वाली तेज गति अब जैसे धीमी पड़ गई थी और टैंग वुलिन को अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसी अवस्था में उसने अपनी 1000 रिफाइंड टंगस्टन
हैमर्स को घुमाया और हर बार 2 प्रहार कर शिएशिए के हमलों को रोकने लगा। हालांकि शिएशिए ने अभी अपनी तीसरी चाल शुरू भी नहीं की थी, लेकिन उसे अपनी ओर एक भयंकर हवा का झोंका महसूस हुआ। टैंग वुलेन ने अपना हथौड़ा उसकी ओर मारा। केवल उस प्रहार से निकलने वाली तेज आवाज सुनकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उस वार में कितनी भारी ताकत थी। शिएशिए ने तुरंत बचाव किया, लेकिन उसके मुड़ते ही टैंग वुलेन ने दोनों हथौड़े फैलाए और ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। उसके हथौड़ों का हमला सचमुच एक उग्र तूफान जैसा था, जो सीधे शिएशिए को निशाना बना रहा था। प्रहारों के दौरान हथौड़ों से वू वू की आवाजें निकल रही थी और जमीन से धूल उछल रही थी। लगातार प्रहारों ने शिएशिए को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। शिएशिए टैंग वुलेन के हमलों के सामने अपनी लाइट ड्रैगन डैगर का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होने के नाते वो जानता था कि भले ही टैंग वुलेन केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसे बराबरी की ताकत जुटाने का आत्मविश्वास नहीं था। दोनों की शक्ति की तुलना की जाए तो अंतर बहुत विशाल था। अपने शरीर को हल्का मोड़ते हुए शिएशिए तुरंत पीछे हटा और टैंग वुलेन से दूरी बना ली। टैंग वुलेन ने पीछा नहीं किया। उसे पता था कि उसकी गति शिएशिए की तुलना में कहीं कम है। उसने हथौड़े चलाना रोक दिया, मगर उसकी नजरें अब भी शिएशिए और उसकी हर हरकत पर गड़ी हुई थी। ये बदमाश, शिएशिए ने मन ही मन गाली दी। उसकी आंखें चमक उठीं। शिएशिए ने सांसों को समेटते हुए गंभीर भाव अपनाया। उसके दाएं हाथ में लाइट ड्रैगन डैगर हल्के से लहराई। उसी समय उसने अपना बायां हाथ उठाया। उसका पूरा शरीर अचानक और तेज और शक्तिशाली हो गया। पैरों की उंगलियों पर हल्का सा दबाव डालते ही वो झटके से ऊपर की ओर उछला। हवा में उड़ते हुए उसके पीछे हल्की सी परछाइयां बनती गईं। उसकी गति पहले की तुलना में कम से कम 30% बढ़ गई थी। उसकी उड़ान से पैदा हुई हवा टैंग वुलेन से टकराई तो टैंग वुलेन ने भी अपने दोनों हथौड़े ऊपर उठा लिए। हवा में रहते हुए शिएशिए ने टैंग वुलेन के हथौड़ों को अपनी लाइट ड्रैगन डैगर से हल्के से छुआ। जैसे ही उसने मोड़ लिया, उसकी ऊर्जा एकदम से लौट आई। बस उस हल्के से स्पर्श से उसने टैंग वुलेन से ऊर्जा उधार ले ली थी और उसी का उपयोग करते हुए उसने अपना बायां हाथ टैंग वुलेन की ओर बढ़ा दिया। पू! टैंग वुलेन की पीठ पर फिर एक ताज़ा घाव उभरा। चुभन भरे दर्द ने टैंग वुलेन को अचानक वास्तविकता में वापस ला दिया। वो कुछ लड़खड़ाया और पीठ में जलन महसूस हुई, लेकिन उस जलन के बीच उसकी रीढ़ से एक गर्म लहर उसके शरीर में दौड़ गई। टैंग वुलेन का आश्चर्य उसी पल प्रसन्नता में बदल गया। क्या ये सुनहरी शल्क फिर से प्रकट होने वाले हैं? तो सच में ये केवल हमले के दौरान ही जागते हैं? लेकिन जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, वो गर्माहट अचानक गायब हो गई। ये वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ था, जब गर्म लहर पूरे शरीर में फैल जाती थी और उसके साथ भारी ताकत और सुनहरी शल्क उभर आते हैं। रुक जाओ! वो झांगकोंग अचानक उनके बीच आ खड़ा हुआ और मुकाबला रोक दिया। शिएशिए विजेता है। शिएशिए ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में जीत की खुशी चमक उठी। वो आखिरकार जीत गया, पहली बार। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, लेकिन तभी उसके मन में सवाल उठा, टैंग वुलेन के सुनहरे शल्क क्यों नहीं प्रकट हुए? क्या वो अभी भी उन्हें छुपा रहा था, या सच में उसे उन पर कंट्रोल करना नहीं आता था? वो झांगकोंग ने शिएशिए से कहा, तुम टैंग वुलेन के लिए एक नया यूनिफॉर्म खरीद कर लाओगे। मैं जीता तो सजा मुझे क्यों? शिएशिए को अपने आसपास अंधेरा नजर आने लगा। आखिर टैंग वुलेन हमेशा मुझे ही क्यों कंगाल करवाता है? क्यों? वो झांगकोंग ने पूरी क्लास की ओर ठंडे स्वर में देखा। प्रतियोगिता खत्म हो गई है। तुम सब ने इसे देखा है। तुम्हारी क्या अनुभूति है? सड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा तराशा नहीं जा सकता। ये आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग स्वयं अपने सवाल का जवाब देने लगा। अचरज नहीं कि तुम सबको क्लास 5 में डाला गया है। तुम सब निकम में हो, लेकिन यदि तुम सब सिर्फ कबाड़ लोहे की तरह हो तो भी मैं गर्व से तुम्हें गढ़ूंगा। तुम सब ने अभी मुकाबला देखा है। टैंग वुलेन का मार्शल सोल क्या है? आमतौर पर कूड़ा माना जाने वाला ब्लू सिल्वर ग्रास। फिर भी वो फाइनल तक पहुंचा और लगभग जीत ही गया था। विजेता तो मैं था, है ना? शिएशिए मन ही मन रोया। उसे तो लग रहा था जैसे वो हार गया हो। वो झांगकोंग ने उसे अनदेखा कर आगे कहा, उसने केवल अपने मार्शल सोल पर नहीं बल्कि अपनी शारीरिक शक्ति पर भी भरोसा किया। कुछ कहते हैं कि शुरुआती स्तर पर शारीरिक शक्ति उपयोगी है, लेकिन आगे जाकर जब सबके पास अधिक सोल स्किल होंगी तो इसका महत्व कम हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी उस स्तर पर पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। सोचो कि तुम में से कितने लोग दूसरी सोल स्किल तक पहुंचेंगे और उससे भी आगे। एक मेका मास्टर बनने में केवल सोल पावर ही सब कुछ नहीं है। यदि किसी के पास पर्याप्त ऊर्जा वाला सोल टूल हो तो सामान्य इंसान भी मेका मास्टर बन सकता है, लेकिन एक मजबूत शरीर वो हर मेका मास्टर की नींव है। कमजोर मार्शल सोल वाले कल सुबह से मेरे साथ शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करेंगे। सुबह फिटनेस, दोपहर को थ्योरी और ज्ञान की क्लास। आज की सुबह की कक्षा यहीं समाप्त। प्रतियोगिता के बारे में सोचो। दोपहर की क्लास में मैं मेडिटेशन सिखाऊंगा। क्लास समाप्त। ये वू झांगकोंग का अब तक का सबसे लंबा भाषण था, लेकिन उसमें लेक्चर जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ तथ्यों का साफ बयान। चाहे वो
उन्हें कचरा कह रहा हो या विशेष प्रशिक्षण की घोषणा, उसका स्वर हमेशा आत्मविश्वासी था। शेषिए टैंगुलिन मेरे साथ आओ, इतना कहकर वो एकेडमिक बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। क्या मुझे इनाम मिलेगा? शेषिए के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सुना था कि स्कूलों में मुकाबलों के बाद इनाम मिलते हैं, और वो तो क्लास 5 का चैंपियन था। वो झांगकोंग जैसा ताकतवर शिक्षक किस प्रकार का इनाम देगा, वो कल्पनाओं में खो गया। वो झांगकोंग ने दोनों को अपने छोटे से ऑफिस में लाया। वो मुश्किल से 10 वर्ग मीटर का था, सिर्फ एक तेज, एक अलमारी और एक कुर्सी। मैंने जिन कचड़ों की बात की थी उनमें तुम दोनों शामिल हो। पहला ही वाक्य शीर्षे की सारी उम्मीद खत्म कर गया। इनाम तो दूर, थोड़ी सी तारीफ भी नहीं। वो झांगकोंग ने टैंगुलिन की ओर देखा और बोला, तुम्हारा प्रदर्शन ठीक था, लेकिन तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई। तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास निश्चित रूप से एक वेरिएंट है। उसकी मजबूती असामान्य है, लेकिन तुम्हारी सोल पावर कमजोर है और ज्यादा देर टिक नहीं सकती। ऐसी स्थिति में यदि विरोधी की सोल पावर अधिक हो तो तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हारी ये हथौड़ी क्या है? टैंगुलिन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैंने पहले फोर्जिंग सीखी है।